एक देश, एक टैक्स, एक बाजार। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एबीपी न्यूज की इस खास पेशकश जीएसटी सम्मेलन में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। देश में उदारीकरण के बाद आर्थिक सुधारों की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है जीएसटी। ये कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से आपकी जिंदगी पर लगने वाले तमाम तरह के टैक्स के मकड़जाल से आप बाहर निकल जाएंगे और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नाम का एक टैक्स जीएसटी आप पर लगेगा। ये ऐसा टैक्स है जो संसद की चौखट को पार करके 1 जुलाई से बाजार की हकीकत बनने वाला है। जीएसटी को लेकर आपके हमारे मन में कई सवाल हैं। हम सब ये जानना चाहते हैं कि क्या जीएसटी के बाद हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, क्या चीजें सस्ती होंगी या फिर कहीं हम पर महंगाई की मार तो नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जीएसटी को गेम चेंजर बता रहे हैं, आखिर छोटे व्यापारी उसी जीएसटी से परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? तो इन सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए और राष्ट्र निर्माण में जीएसटी किस तरह से अहम भूमिका निभाएगा, आज इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ सरकार, व्यापार और जीएसटी से जुड़े दिग्गज शामिल होंगे, जिनसे सरल भाषा में, आपकी भाषा में आपके सवाल जीएसटी को लेकर हम पूछने की कोशिश करेंगे। हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें, हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। देश के वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली जी जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन हैं। जीएसटी को अमली जामा पहनाने में मोदी सरकार को जितना क्रेडिट जाता है, उतना ही क्रेडिट वित्त मंत्री अरुण जेटली को जाता है कि जीएसटी, जिस पर 15 साल तक वाद विवाद होता रहा, आखिरकार वो बाजार की हकीकत बन रहा है। अरुण जेटली जी से हम जानेंगे जनता की भाषा में और जनता की आवाज में ही कि जीएसटी का क्या है नफा नुकसान और किस तरह से हमारी जिंदगी को 1 जुलाई से जीएसटी बदलने वाला है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का। मैं मंच पर आपको आमंत्रित करना चाहूंगी अरुण जेटली जी, और उनके साथ इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी दिबांग। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एक देश एक टैक्स जीएसटी सम्मेलन में आपका स्वागत है। अधिक समय नहीं लूंगा, 1 जुलाई की रात से ये लागू होगा। मेरे साथ वित्त मंत्री मौजूद हैं, उनसे सीधे पूछें। जेटली जी, अगर आप कुछ शुरुआती भाषण के तौर पर कहना चाहें तो अपनी बात रखें। देखिए, किसी भी परिवर्तन को या रिफॉर्म सुधार को लागू करने की एक प्रक्रिया होती है। जीएसटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने काफी समय लिया है। आज से लगभग 14-15 साल पहले केलकर कमेटी की सिफारिश आई। चिदम्बरम साहब ने अपने 2006 के बजट में इसका जिक्र किया। प्रणब बाबू ने 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पेश किया। हर राज्य के वित्त मंत्री की जो एम्पावर्ड कमेटी थी, वो लगभग 10-12 साल इसके ऊपर विचार करती रही। उसके बाद 2 बार ये एक बार स्टैंडिंग कमेटी के सामने गया, एक बार राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी के सामने गया, और फिर इसमें कई परिवर्तन करने के बाद हम लोगों ने संविधान संशोधन पारित किया। उसके बाद 31 राज्य और यूनियन टेरिटरीज और एक केंद्र सरकार, यानी 32 वित्त मंत्री मिलकर कानून बनाते हैं। वो राज्यों में भी पारित होता है, केंद्र में पारित होता है, फिर रेट्स तय करते हैं। एक बहुत लंबी प्रक्रिया से ये निकला है, और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे स्वाभाविक है कि कोई परिवर्तन आता है तो परिवर्तन को, चेंज को, और टेक्नोलॉजी बेस्ड हो तो उस पर एडजस्ट करने में भी समय लगता है। एक फियर ऑफ अननोन भी होता है। लेकिन जो आज की व्यवस्था है, वो व्यवस्था क्या है? बड़े टैक्सेस अगर ले लें तो केंद्र मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी लेता है, सेवाओं पे, सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लेता है, राज्य वैट लेते हैं। उसके बाद कई छोटे टैक्सेस हैं, परचेज टैक्स है, आपके लग्जरी टैक्सेस हैं, एंटरटेनमेंट टैक्सेस हैं, और फिर दर्जनों में छोटे छोटे टैक्सेस हैं जो सब रिपील किए गए हैं।
वो लेते हैं। हर व्यवसायिक को मल्टीपल अथॉरिटीज के साथ इंटरफेस करना पड़ता है। हर राज्य में टैक्स की दर भी अलग हो सकती है। कोई भी कमोडिटी या गुड्स एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए तो फिर रुकावट भी आती है। जो टैक्स आपने एक स्टेज पे दे दिया, दूसरी स्टेज के उस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है, जिसका एक इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट होता है। इस सारी व्यवस्था को समाप्त करके आज देश के अंदर केवल एक टैक्स रहेगा, जो जीएसटी होगा। ऑल दीज टैक्सेस हैव बीन मर्ज्ड इनटू वन। और इसका असर यह होगा कि इसका जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट है, उसके बाद आपकी जो रिटर्न्स होंगी वो ऑनलाइन होती हैं। अधिकतर लोगों के असेसमेंट्स ऑनलाइन होंगे। आपका एक सिंगल अथॉरिटी से इंटरफेस होगा। अधिक केसेस में कभी आप जीवन में अपने असेसिंग ऑफिसर को शायद देखें भी ना हो। और इसमें इवेजन का जो एक नियम बन चुका था, वो काफी कठिन हो जाएगा। ये तो कोई मौलिक अधिकार किसी समाज में नहीं हो सकता कि मैं टैक्स देने से बचूं। टैक्स जो दिए जाते हैं, अगर आप देखें, आज देश में केंद्र को, राज्यों को किस चीज के लिए साधनों की जरूरत है? आपको फौज के ऊपर भी खर्चा करना है, आपको पुलिस के ऊपर भी खर्चा करना है, आपको गरीब आदमी के लिए सुविधाएं भी देनी है। आप अगर अमेरिका का उदाहरण लो तो कितना बड़ा इशू बन जाता है जब लोग चुनाव लड़ते हैं कि आपने कितना टैक्स दिया, यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये इतना बड़ा विषय था। और इसलिए टैक्स ना देना ये कोई देशभक्ति तो है नहीं। देश को कमजोर करना है, उसको अवॉइड करना। और इसलिए इस नई व्यवस्था में चेक्स एंड बैलेंसेस इतने हैं कि ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम होने की वजह से इसमें हैरेसमेंट कम होगी, इसमें इंटरफेस अथॉरिटीज के साथ कम होगा जिसमें भ्रष्टाचार बढ़ता है, और इसमें इवेजन की गुंजाइश भी कम होगी, और सिंगल टैक्सेशन होगा। अब कई लोग बिना समझे हुए कई बार टिप्पणी करते हैं, जैसे वन नेशन वन टैक्स का शब्द आपने प्रयोग किया तो कहा कि आपने 4 दरें क्यों रख दी। मैंने इसका संसद में जवाब दिया था कि इस देश में एक दर रखना इनडायरेक्ट टैक्सेशन में वो इनइक्विटेबल होगा। क्या मर्सिडीज गाड़ी के ऊपर और हवाई चप्पल के ऊपर एक ही दर होनी चाहिए? एक का प्रयोग अमीर आदमी करता है, दूसरे का प्रयोग आम आदमी, गरीब आदमी करता है, तो एक रेट हम लगा दें, जो पहले कुछ राजनीतिक दलों ने भी कहा था कि एक रेट रख दो। ये तो बेतुकी बात है, हो नहीं सकता। आपकी खाने पीने की, आम आदमी की चीजें हैं। अब दुनिया भर में लोग कहते हैं कि यहां खाना बहुत सस्ता है, डेवलप्ड देशों में भी, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं होता, क्योंकि गरीब आदमी से लेकर हर व्यक्ति खाद्यान्न का प्रयोग करता है। तो इसलिए अधिकतर चीजों पे बहुत न्यूनतम या नेग्लिजिबल या जीरो टैक्सेशन रखा गया है उन आम आदमियों की चीजों पे। उसी प्रकार से जो सिद्धांत इसमें रखा गया, आपको फिर अल्टीमेटली एक उद्देश्य हो सकता है कि स्टैंडर्ड रेट एक हो जाए। लेकिन आज अगर हम एक रखते तो हमने जो जीएसटी काउंसिल ने प्रिंसिपल फॉलो किया और ये सर्वसम्मति से किया, वो इक्विवेलेंस का था। इक्विवेलेंस में 2 सिद्धांत थे। एक रेवेन्यू न्यूट्रलिटी, जिसका अर्थ यह है कि आपकी टैक्स कलेक्शन कम नहीं होनी चाहिए ताकि देश के विकास के लिए, देश के जो साधनों की आवश्यकता है केंद्र और राज्यों को, वो साधन ही ना बचे, इसलिए रेवेन्यू न्यूट्रलिटी रहे। दूसरा, आज आप कितना टैक्स दे रहे हो, आपका एक्साइज, आपका वैट, आपका कैस्केडिंग इफेक्ट सारा जोड़ लिया जाए, उसके नजदीक वाले स्लैब में डाल दिया जाए। आप 11% वाले को जो आज देता है 12 में डाल सकते हैं, आप 13 वाले को 12 में डाल सकते हैं, लेकिन उसको 18 में डाल देते तो शायद उसका इन्फ्लेशन के ऊपर असर पड़ता। तो इसलिए आरंभ में स्लैब्स अधिक हैं और उन अधिक को कम करना, कुछ वस्तुओं को लेकर कई बार भ्रम पैदा किया जाता है। जब हम जो लोग आते हैं, वो एक स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति अपनी कैंपेनिंग की दृष्टि से कि मुझे थोड़ी छूट मिल जाए एक तर्क देता है। उसकी भी व्यवस्था एक आफ्टर ऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हम लोगों ने उसकी भी एक व्यवस्था बनाई हुई है कि जीएसटी काउंसिल में एक फिटमेंट कमेटी है जिसमें राज्यों के, सब राज्यों के और केंद्र के अधिकारी बैठते हैं। वो फिटमेंट कमेटी उसकी सुनवाई करती है, कंसिडर करती है आज रेट क्या है। और इसलिए
उस रेट के अंदर उसको फिक्स करती है, वो सुझाव काउंसिल को देती है, फिर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए काउंसिल के अंदर एक विस्तृत चर्चा होती है और फिर जाके वो रेट तय होता है। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी और मैं तो सभी राज्यों ने जो इसमें सहयोग दिया है उनका अभिनंदन भी करूंगा कि एक एक वस्तु की चर्चा करने के बाद उसके अंदर फिटमेंट और ये सारे निर्णय, आप एक चीज समझिए कि इस देश में कितने राजनीतिक मतभेद हमारे रहते हैं। संविधान संशोधन संसद में सर्वसम्मति से पास हुआ, सारे जीएसटी लॉ सर्वसम्मति से पास हुए। आज स्टेट जीएसटी लॉ जम्मू कश्मीर छोड़कर हर विधानसभा पारित कर चुकी है, वहां 370 की वजह से एक अलग व्यवस्था बनती है। उसके बाद रेगुलेशंस, 20 रेगुलेशंस हैं जो अप्रूव हो चुके हैं यूनानिमसली, और 1200 से अधिक कमोडिटीज के, सर्विसेज के रेट्स चर्चा के बाद और कई कई घंटों चर्चा के बाद सब एक मत के साथ केंद्र और राज्य सब ने ये फैसले लिए हैं। ये एक फेडरल इंस्टीट्यूशन है, उसका एक अनुभव समाज के अंदर आ रहा है और उस अनुभव के आधार पर ये इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ रहा है। इसमें और भी सुधार होने की गुंजाइश होगी आने वाले कल में। ये आप जो बात कह रहे हैं कि इतनी अलग अलग राय वाले हैं लोग हैं। पिछली बार हमारे कार्यक्रम में पी चिदम्बरम आए हुए थे और वो एक तरीके से सरकार को बधाई दे रहे थे कि ये इतने मतभेदों के बावजूद लागू हो रहा है। आपने ये भी कहा कि किस तरीके से अलग अलग रेट्स हैं, तो उसमें एक मुझे रोचक ये लगा कि शैम्पू पर 28% है, आईलाइनर पर 18% है। पर मैं जो आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि किस तरह की आप चुनौतियां देखते हैं? देखिए, ये जो तर्क है ना, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति एक तर्क में इस प्रकार के चला जाए और फिर उसको उस तर्क के आधार पर उसको एक हल्की लॉजिक देने का प्रयास करे। मैं अब इसका तर्क आपको बता दूं। इक्विवेलेंस का प्रिंसिपल है कि आज की तारीख में 30 जून तक एक कमोडिटी पे टैक्स कितना लगता था। मान लीजिए एक कमोडिटी के ऊपर एक्साइज लगता था और वैट लगता था 12.5 और 14.5%। उसमें फिर सीएसटी ऐड होता था, फिर उसका ब्याज पे ब्याज कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। ये जाकर पड़ता था 31.6 पे। अब क्योंकि हमने ये लग्जरी स्लैब नहीं था, ये एग्जिस्टिंग 31.6 था। अगर उस 31.6 को 12% कर दें तो अगले महीने तनख्वाह देने के लिए सरकारों के पास साधन नहीं होंगे। तो ये हंसी का और व्यंग का विषय नहीं है, इसलिए उसको 28 में आपने डाल दिया। 28 में डालने के बाद कई चीजें उसमें से ऐसी थी जिसको हम पहले 31% तक चार्ज कर लेते थे, लेकिन अब ये लगता है कि सामान्य व्यक्ति भी उसको प्रयोग करता है। साबुन है जी, मैंने उदाहरण दिया आपको, सोप है, या ऐसी कई चीजें थी, ये सब 31 वाली थी। इन कई चीजों को हमने 31 से लाकर 18 में ले आए, क्योंकि अब समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बदलती जा रही है। तो 20 चीजें ऐसी थी जो उस 31 वाली श्रेणी में आती थी, उनको 18 में ले आए, क्योंकि सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टर हिंदुस्तान का, केंद्र का, राज्यों का बदल रहा है, जनसंख्या का बदल रहा है। अब आपने जो आम आदमी के साबुन के लिए इस्तेमाल तर्क किया, ये आवश्यक नहीं कि शैम्पू पे भी आप वही करेंगे जी। और अगर आप उस चीज के ऊपर भी करेंगे, तो इसलिए व्यंग की दृष्टि से आफ्टर ऑल हम ये टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन सीरियसली अगर करें तो रेवेन्यू न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, कल सरकारें कंगाल हो जाएं और ये कहें कि लोकप्रियता में ये भी माफ कर दिया, ये भी कम कर दिया और वेतन देने के लिए पैसा नहीं बचा, इस स्थिति में देश को नहीं घसीट सकते आप जी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ट्विटर से सवाल है, ये तुषार का सवाल है और ये पूछ रहे हैं, और ये बहुत सारे लोग ये इस पर चर्चा करते हैं आजकल, छोटे व्यापारियों को जीएसटी सरल भाषा में समझाने के लिए सरकार की क्या व्यवस्था है? छोटे का सहारा लेना ये सरल होता है और फिर उद्देश्य कुछ और होना। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। छोटे में अगर 20 लाख तक की टर्नओवर है तो वो टैक्स से मुक्त है, उसको ना रजिस्ट्रेशन करवाना है, ना कोई टैक्स देना है। अगर वो 75 लाख तक की टर्नओवर है, वो भी छोटा ही है,
तो उसकी एक कॉम्पोजिशन स्कीम है। कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर वो व्यापार में है, ट्रेडिंग में है, तो 75 लाख तक का व्यक्ति 1% टैक्स दे दे, और मैन्युफैक्चरिंग में है तो 2% टैक्स दे दे, तो 75 लाख वाला तक के लिए ये लागू है। तो इसलिए जो छोटा है, जिसकी 20 लाख तक वाले को टैक्स नहीं देना, और 75 लाख वाले को 1% और 2% है, अगर वो रेस्टोरेंट के बिजनेस में है तो 5% है। तो इसलिए छोटे को तकलीफ आ रही है, ये तर्क देना हम बखरे छोटे के सुविधा के लिए। तो आफ्टर ऑल 32 राज्यों के, 31 राज्यों के और केंद्र के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको भी छोटे की चिंता है, और इसलिए सामूहिक रूप से उन्होंने छोटे के लिए ये सुविधा बनाई है कि उसको ज्यादा तकलीफ ना हो, वो इसमें सरवाइव कर जाए। और इसलिए छोटे के लिए एक स्पेशल प्रोविजन जीएसटी के अंदर कॉम्पोजिशन का ऑलरेडी बनाया गया है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। पंकज यादव हैं, ये क्यूरो न्यूज एजेंसी के हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको ये लगता है कि इसके बारे में जितना प्रसार होना चाहिए था, जिस तरीके से बताना चाहिए था सरकार को, क्योंकि अपने आप में ये एक जटिल है, नया है, आपने कहा फियर ऑफ द अननोन है, टिप्पणी क्या करना, ये मैंने 2 प्रकार के स्टेटमेंट पढ़े। एक मैंने स्टेटमेंट कल पढ़ा, इतनी जल्दी क्या है जी। 15 साल तो चर्चा करते हुए हो गए और फिर पूछ रहे हो इतनी जल्दी क्या है। दूसरा, ये तर्क जब दिया मेरे सीपीएम के मित्र सीताराम जी ने कि इतनी जल्दी क्या है, तो जो संविधान संशोधन पारित किया, और मैं वैसे आपको बताऊं, मैंने पहली बार जीएसटी क्या है जब ये समझा, तो मुझे समझाने के लिए सीपीएम के डॉक्टर असीम दास गुप्ता आए थे। वो एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन थे, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, तो उनका ये कहना था कि आप इसको सपोर्ट कीजिए। और ये आज से 6-7 साल पुरानी घटना है। तो 7 साल पहले सीपीएम के असीम दास गुप्ता मेरे पास आए कि उन्होंने कहा कि इसको सपोर्ट करना, इसका ये लाभ होता है। मैंने पहली बार उनसे समझा था। अब संसद ने जब पारित किया लास्ट ईयर, तो भारत के संविधान में यह लिखा है कि जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नोटिफाई किया जाएगा, 1 साल के भीतर पुराने सारे टैक्सेस समाप्त हो जाएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 16 सितंबर 2016 को नोटिफाई किया गया था। तो इस साल 15 सितंबर को केंद्र सरकार के पास ना एक्साइज ड्यूटी, ना सर्विस टैक्स लगाने का अधिकार होगा, राज्यों के पास वैट ड्यूटी लगाने का अधिकार नहीं होगा। तो अगर अब लागू न किया गया, तो 15 सितंबर के बाद से टैक्सेशन की व्यवस्था देश में समाप्त हो जाएगी। तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव, ये तो संवैधानिक आवश्यकता है कि 15 सितंबर से पहले आप वैकल्पिक व्यवस्था लागू करें। और दूसरा मैं बता दूं कि जब भी व्यवस्था लागू होगी, उसमें 2 या 3 चीज स्वाभाविक होनी है। वो चाहे 1 जुलाई को लागू हो या 1 सितंबर को लागू हो। पहला ये कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो परिवर्तन आएगा, उसमें कुछ लोगों को मेंटल, मानसिक रुकावट होती है। टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इसलिए सीखने में एक रुकावट है। दूसरा, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी का ऑपरेशन है, स्वाभाविक है थोड़ी ग्लिचेस भी आ सकती हैं पहले 2-4-5 दिन में, और वो धीरे धीरे करेक्ट होती हैं। और तीसरी एक चीज स्वाभाविक है कि आप जैसे एंकर्स, वो इस सुविधा की को नहीं देखेंगे, वो कहेंगे इसमें ये तकलीफ आ रही है, ये तकलीफ आ रही है। तो इसलिए इस इवेंचुअलिटी के लिए भी हम तैयार हैं। ठीक है, ये बताइए कि एक जो चिंता है लोगों में, जो लोग सोच रहे हैं इसके बारे में, और मलेशिया और कनाडा में भी देखा गया कि जब जीएसटी लागू हुआ तो शुरुआती दौर में महंगाई बढ़ी, उस बारे में आपको क्या कहना है? आप टोटल बास्केट ऑफ टैक्सेस ले लीजिए, जितने टैक्सेस देश में लगते हैं उसकी पूरी बास्केट ले लीजिए और उसकी वेटेड एवरेज लगा लीजिए। जो जीएसटी काउंसिल ने टैक्स रेट तय किए हैं, वो वेटेड एवरेज मौजूदा वेटेड एवरेज से कम है। तो अगर उतने ही टैक्स आएंगे तो सरकारों के टैक्स कलेक्शन में कमी होगी। लेकिन उस कमी को हम इसलिए फैक्टर इन करते हैं कि एक ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम है, जिसमें इवेजन कठिन है, कंप्लायंस ज्यादा होगा, इसलिए उस कमी को हम लोग पूरा कर लेंगे।
तो इस इन्फ्लेशन तो तब आएगा कि अगर आपने टैक्स रेट बहुत बढ़ा दिया हो। टैक्स रेट अगर वेटेड एवरेज मौजूदा टैक्स रेट की तुलना में कम है तो इसलिए वो इन्फ्लेशनरी स्वाभाविक अपने आप में नहीं हो सकता। किसी एक आध कमोडिटी के ऊपर असर पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो वेटेड एवरेज बास्केट है उसमें ये तकलीफ नहीं है। उसमें इतनी कठिनाई जरूर आएगी, मैं जो आपको बता दूं, जो एक स्वाभाविक है जी। और कई लोग ये कहते नहीं हैं। तो मेरे पास रोज 10-20 डेलीगेशन आते हैं कि हमारा रेट रिव्यू कर दिया जाए, तो हम मौजूदा रेट के साथ उसको कंपेयर करते हैं कि भाई आपके मौजूदा रेट में की तुलना में तो इस बार कम है थोड़ा सा, या उसके बराबर है, तो फिर इसमें कठिनाई क्या है। अब मौजूदा रेट के होते हुए भी टैक्स न देना संभव था। नई व्यवस्था में पकड़े जाने की गुंजाइश ज्यादा है। अच्छा, इसलिए तकलीफ वहां से होता है क्योंकि हर चीज आपके टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के ऊपर कैप्चर्ड होगी और इसलिए इसमें कंप्लायंस ज्यादा होगा। ये रोहित मिश्रा हैं, ये पूछ रहे हैं कि किसानों के लिए कैसे लाभकारी या किसानों के लिए आर्थिक रूप से इसमें क्या दिक्कत आएगी, ये पूछ रहे हैं सवाल। ट्विटर से ये सवाल आया। मैं इसमें अरुण जी मैं ये जोड़ दूं कि बीज, खाद, कीटनाशक इन पर जीएसटी लगने की बात है, जबकि अनाज और जो पैदावार होगी उस पर नहीं। मैं पूछ रहा हूं क्या शुरुआत में किसान को लागत लगानी पड़ेगी इसलिए? देखिए, जिन फार्म बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो अधिकतर इससे एग्जेम्प्टेड हैं जी, तो इसलिए उनको तकलीफ नहीं आएगी। जो आपके इनपुट्स वगैरह हैं उसमें कोशिश ये की गई है कि हम एग्जिस्टिंग व्यवस्था कायम रखें या उससे कम रखें, उसको बढ़ाए ना। आप एक चीज मैंने पहले भी कहा, उसको आप समझ लीजिए कि क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम रीओपन हो रहा है तो स्वाभाविक है कि हर वर्ग की इच्छा होगी कि चलिए मेरा थोड़ा सा कम हो जाए तो उसमें लाभ हो जाएगा मेरे ट्रेड में। लेकिन रेवेन्यू न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की दृष्टि से हमें टैक्सेशन तो लगाना पड़ेगा। और दूसरा, आप एक और चीज समझ लीजिए, जैसा मैंने आपको कहा कि भविष्य में मैं क्या देखता हूं कि जैसे भविष्य में हम कन्वर्ज करके कभी ना कभी ये जो अलग अलग रेट्स हैं इनमें थोड़ी कमी कर सकते हैं। अगर कंप्लायंसेस बढ़ती हैं और आपकी बास्केट ऑफ टैक्सेस कलेक्शंस बढ़ती हैं तो इसलिए फिर रेट स्ट्रक्चर्स के और रीजनेबल होने की उम्मीद भी हो सकती है जी जी। क्योंकि जब इवेजन होता है, मैंने इस साल के बजट में कहा था डायरेक्ट टैक्सेस के संबंध में कि जो बेचारा टैक्स देता है वो अपना हिस्सा भी देता है और जो नहीं देता उसके हिस्सा भी देता है, क्योंकि सरकार के खर्चे के लिए तो देना पड़ेगा, तो उसको दो बार देना पड़ता है। अपना हिस्सा भी देता है और इवेडर के हिस्से का भी वही देता है। तो इसलिए जैसे टैक्सेशन बेस में रीजनेबल एक्सपेंशन होगा तो फिर रेट्स के और रीजनेबल होने की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। तो अगर मैं इसको सीधे सीधे बोलूं एंकर की भाषा में, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ये ठीक से लागू होगा तो टैक्सेस में कटौती आप देखते हैं? देखिए, इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म द हायर द टैक्सेशन बेस द मोर रीजनेबल द टैक्सेस आर। ये तो स्वाभाविक है और ये डायरेक्ट टैक्सेस पे भी लागू होता है और इनडायरेक्ट पे भी लागू होता है। तो जिस तरह की व्यवस्था है उसमें आपको कितने साल में ये होता दिख रहा है? देखिए, मैं अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें गुंजाइश टैक्सेशन बेस एक्सपैंड करने का देश में अच्छा होगा। एक ये व्यापारी जो टैक्स फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि महीने में 3 उनको रिटर्न फाइल करने हैं, साल भर हर महीने में और साल भर का एक फाइल, 37 रिटर्न फाइल करने हैं। क्या इसको कहां से आया 37 रिटर्न? क्या इसको कम किया जा सकता था या ये आंकड़ा गलत है? ये 37 रिटर्न क्या है? देखिए, 37 रिटर्न का बात मैं चाहूंगा हमारे जीएसटी कमिश्नर बैठे हैं, ये इसको क्लैरिफाई करेंगे। जहां तक मेरी समझ में है, हर महीने की अपनी रिटर्न अगले महीने की 10 तारीख से पहले उसको अपने सॉफ्टवेयर में इसमें फीड करनी पड़ेगी। जो अगली 2 रिटर्न्स हैं वो सेल्फ जनरेटेड हैं कंप्यूटर के ऊपर। अब उसको आप रिटर्न फाइलिंग में गिन ले और इसको एग्जैजरेटेड बढ़ा दें। और एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कहा ये 37 हैं। अब उन्होंने 37 का एक बयान दे दिया तो सबने, आपने भी 37 कहना शुरू कर दिया। तो जो
ऑटो जेनरेटेड रिटर्न्स हैं, यानी कि आपने एक रिटर्न फाइल की और उसके बेसिस पे जो मैचिंग हुई और जो कंप्यूटर में ऑटो पॉपुलेटेड हुई, उसको भी आप सेल्फ फाइल रिटर्न कहेंगे। ये तो रिटर्न नहीं है। मैं चाहूंगा कि उपेंद्र जी जीएसटी कमिश्नर हैं, ये इसको एक्सप्लेन कर दें। उपेंद्र जी, मैं इसमें ये भी जोड़ दूं कि इकोनॉमिस्ट में जो लेख छपा है, जिसकी बड़ी चर्चा है आजकल, उसमें लिखा हुआ है कि 37 फाइल करने पड़ेंगे और 29 राज्यों में फाइल करने पड़ेंगे, तो 1000 से ज्यादा रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। क्या कहना आपका? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि रिटर्न, जैसा आदरणीय वित्त मंत्री साहब ने कहा, जो आउटवर्ड सप्लाई है, जो आपकी सेल है, उसकी डिटेल देनी है। अगर बिजनेस टू बिजनेस सेल हो रहा है तब कुछ इनवाइस की डिटेल्स देनी है, लेकिन जो छोटा व्यापारी है, मीडियम वर्ग का व्यापारी है, जो B2C सेल करता है, उसको सिर्फ समरी देना है और वो इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट हो रही है एज परचेज डिटेल इन GSTR2। और जैसा वित्त मंत्री साहब ने कहा, GSTR3 जो मेन रिटर्न है वो ऑटो पॉपुलेट हो रही है। तो बेसिकली जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है जो 10 तक देनी है वही सबमिट करनी है, बाकी दोनों चीजें ऑटो पॉपुलेट होंगी। जो छोटा और मध्यम व्यापारी है उसका, क्योंकि बिजनेस टू कंज्यूमर सेल होता है, उसको कोई इनवाइस डिटेल नहीं देनी है। इनफैक्ट इस भ्रांति को दूर करने के लिए हमने एक एडवर्टीजमेंट निकाला था जो परसों आया, कल आया था शायद सारे अखबारों में। उसमें हमने बताया था कि किस तरह के व्यापारी को किस तरह की डिटेल देनी है, ये क्लैरिफाई करने के लिए। और जहां तक ये बात है कि 29 राज्यों में अगर वो है तो 1000 कुछ रिटर्न बन जाएगा, तो उसके बारे में अगर वो इतना बड़ा व्यापारी है या इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस है, तो उस केस में तो ये सारी चीजें आईटी ड्रिवन है। तो हम जो है GSTN के माध्यम से फ्री सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करेंगे, GSP की व्यवस्था भी की गई है, सॉफ्टवेयर कंपनी से भी हमारा डिस्कशन हो चुका है, तो उस सबको हम सहूलियत देंगे। लेकिन ये इंफॉर्मेशन इसलिए जरूरी है ये देना, क्योंकि अब टैक्स एक राज्य में पे होगा, उसका क्रेडिट दूसरे राज्यों में मिलेगा, तो इसलिए ये जरूरी है कि एक डिसिप्लिन और एक अकाउंटल आए। जी, एक ये सवाल है, अविनाश कुमार सिंह हैं, पूछ रहे हैं, दुनिया के हर देश में GST का टैक्स 15% से कम है, भारत में 28% है। आपको लगता है कि आपकी सरकार बहुमत का गलत इस्तेमाल कर रही है? पहली बात तो हम ये तय कर लें कि ये सभी राज्यों ने और केंद्र ने मिलकर तय किया है। दूसरा, अगर आप ये उसी गलतफहमी पे है कि देश में एक टैक्सेशन रेट होगा। हाँ, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में पॉसिबल हो सकता है कि एक रेट हो, लेकिन हिंदुस्तान में अगर हम एक रेट रखेंगे तो वो सबसे ज्यादा इनइक्विटेबल होगा। इनइक्विटेबल इसलिए होगा, जैसे मैंने पहले आपको उदाहरण दिया हवाई चप्पल का और मर्सिडीज कार का। आपने कई रेट प्रोडक्ट्स पे, खाद्यान्न चीजों पे 0 रखा, कई आवश्यक चीजों पे केवल 5% रखा। फिर 2 तरह के हमने स्टैंडर्ड रेट रखे। वो स्टैंडर्ड रेट है 12 और 18%। अब 81% कमोडिटीज हिंदुस्तान की 0 से 18 में आ गई, तो हमारा एवरेज तो इस 15 से भी कहीं कम पड़ता है। कुछ चीजें 28 में वो रखी जिस पे एग्जिस्टिंग रेट 28 से ज्यादा था। अब 28 का फिगर, जिसको कई बार मैंने कई कार्यक्रमों में देखा, किसी ने कहा कि 28 लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए है। ये गलत है, 28 लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए हमने एक सेस का अलग से प्रावधान रखा हुआ है। ये 28 उन प्रोडक्ट्स के लिए है जिनके ऊपर टैक्स, एग्जिस्टिंग टैक्सेशन आज की तारीख में 28 से भी अधिक था। जैसा मैंने आपको कहा कि स्टेट्स और सेंटर के जो वैट और एक्साइज रेट थे वो 12.5 और 14.5% थे, तो कुल मिलाकर 27 बनता है। उस पर CST लगता था, उसका फिर ब्याज पे ब्याज कैस्केडिंग इफेक्ट आकर 31% से ऊपर जाता था। वो 31% वाली कैटेगरी 28 में डाली गई है और उस 28 में कई प्रोडक्ट्स को वापस 18 में शिफ्ट कर दिया। तो एवरेज अगर हम एक रेट रखते तो हमारा भी काफी कम रहता, लेकिन आपको प्रोडक्ट बेस्ड डिस्टिंक्शन तो इस पे करना पड़ेगा। जी,
और प्रोडक्ट बेस इसलिए करना पड़ेगा कि वो कौन सा वर्ग उसको इस्तेमाल करता है, किसको टैक्स फ्री रखना है, किसी पे कम टैक्स रखना है, ये भी स्वाभाविक आपको तय करना पड़ेगा। तो इसी से जुड़ा हुआ है कि इंश्योरेंस, और ये अनुज गुप्ता हैं, ये पूछ रहे हैं कि इंश्योरेंस और हेल्थ सभी के लिए बहुत जरूरी है, इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट इतना ज्यादा क्यों है? देखिए सर, जीएसटी रेट जब गुड्स और सर्विसेज कन्वर्ज कर जाते हैं, एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ आप जाते हो तो कन्वर्जेंस हो जाता है। मैं जैसे आपको उदाहरण देता हूं कि आप रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट ने आपको खाना भी सर्व किया, लेकिन रेस्टोरेंट में जो सामान था आपने खरीदा भी, उसमें गुड्स भी थे और सर्विसेज भी थी। उसी प्रकार से आपने किसी के कहा कि मुझे फ्लैट बना के दीजिए। अब कंस्ट्रक्शन में सैनिटरी वेयर भी है, कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स भी हैं, सीमेंट भी है, स्टील भी है, और कॉन्ट्रैक्टर की, आर्किटेक्ट की सर्विसेज भी हैं। तो जब गुड्स और सर्विसेज कन्वर्ज कर जाते हैं एक दिशा में, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का रेट एक होता है। आप दो अलग रेट नहीं रख सकते। इसलिए आपको याद होगा कि जब सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाना शुरू किया था, और ये सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाना जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त ये आइडिया आप कंसीव हुआ, और मैं इसको सही आइडिया मानता हूं कि अगर आप सर्विसेज पे टैक्स ना लगाते और केवल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे ही लगाते, तो आपके गुड्स के ऊपर टैक्स की दर तो बहुत बढ़ जाती, क्योंकि देश चलाने के लिए सारा टैक्स एक ही सोर्स से आप इकट्ठा करते हैं। तो सर्विसेज पे लगाया तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए सर्विसेज का टैक्स 15% के आसपास आ गया था। अब जब आपने स्टैंडर्ड रेट 12 और 18% रखे, तो सर्विसेज हैज टू कन्वर्ज इन द डायरेक्शन ऑफ द गुड्स। तो स्वाभाविक है कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का थोड़ा टैक्स जीएसटी आने के बाद कम होगा, सर्विसेज का टैक्स थोड़ा सा बढ़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि जैसे आगे हम बढ़ते हैं, तो इसमें दो परिवर्तन और आने वाले वर्षों में देखे जा सकते हैं। एक कन्वर्जेंस ऑफ रेट्स, और दूसरा जो बेस बढ़ने से रेट्स ज्यादा रीजनेबल होना। जी, एक सवाल यह है, संदीप दुबे हैं सुप्रीम कोर्ट से, पूछ रहे हैं कि क्या जीएसटी से काले धन से निपटने में मदद मिलेगी? क्या यह हथियार बनेगा? इसका स्वाभाविक एक असर होगा। आप अगर इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, आज जिन लोगों ने, मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक डर तो समाज में बैठना शुरू हुआ है कि अनऑथराइज्ड कैश में डील करना ये अपने आप में खतरनाक है। जो ब्लैक मनी के खिलाफ स्टेप्स उठाए गए, विदेश में रखना और खतरनाक है, क्योंकि आज तो पूरी दुनिया में कोऑपरेशन भी शुरू हो गई। अब स्विट्जरलैंड के साथ भी हमने, अभी मैं 3 सप्ताह पहले गया था, तो हमारी उनके साथ भी अब ट्रीटी हुई। बाकी भी जितने कई टैक्स हेवंस ने भी अब उसमें समझौता कर लिया कि आपको बतलाएंगे डिटेल्स। आप फर्जी कंपनियां, शेल कंपनीज के नाम पर प्रॉपर्टीज खरीद लेते थे, अब बेनामी कानून आ गया। तो ये सख्ती स्वाभाविक, और डीमोनेटाइजेशन के बाद कैश की जो एक गुमनामी थी वो भी समाप्त होने की संभावना है। व्यापार में ईमानदारी से हम लोग असेस करें, एक एक्सप्रेशन हम लोग सुनते थे कि इतना कच्चे का है, इतना पक्के का है। हाँ, ये कोई अनजान बन जाए कि हमें मालूम नहीं है तो दूसरी बात है, लेकिन ये एक वास्तविकता थी। जीएसटी के बाद इसके ऊपर भी एक रुकावट आती है। तो इसलिए शैडो इकोनॉमी का जेनरेशन जो होता है, उस पर भी एक प्लग लगता है। मैं मानता हूं कि जीएसटी लागू होने के बाद केवल इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी आएगी, इतना नहीं है, उसका प्रत्यक्ष असर इनकम टैक्स कलेक्शंस के ऊपर बढ़ेगा। तो इसलिए इन सब का असर देखिए, आपने डीमोनेटाइजेशन के बाद पहले 3 महीनों में जिस देश में केवल रिटर्न 3 करोड़ 34 लाख लोग फाइल करते थे, उसमें 92 लाख लोग एडिशनल आ गए रिटर्न फाइल करने के लिए। और यह प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ेगी। और अगर आपकी बिजनेस इनकम बढ़ती है और ऑफिशियल होती है, तो स्वाभाविक है उसका असर डायरेक्ट टैक्स के ऊपर भी पड़ता है। तो इसका एकदम प्रत्यक्ष टैक्सेशन के साथ, डायरेक्ट टैक्सेशन के साथ भी अपने आप में एक रिश्ता है। क्योंकि आपने डिमोनेटाइजेशन की बात की, तो मैं थोड़ा सा आज के इससे हट के पूछ रहा हूं।
हमने जो बात की और खासतौर पर जो किसानों में आज जो समस्या आ रही है, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि किसान अपना माल नहीं बेच पाए इसलिए तंगी की हालत में रहे, ऊपर से और सूखा पड़ा तो और तंगी खराब। तो एक बड़ी समस्या दिया जाता है जी। अगर जो मनी स्क्वीज था वो तो जनवरी के महीने में था सबसे ज्यादा, थोड़ा फरवरी में रहा होगा, तो ये तकलीफ मई और जून में क्यों आई? दिसंबर, जनवरी और फरवरी जो पीक मंथ्स थे डीमोनेटाइजेशन के, उसमें नहीं आई। मुझे लगता है कि इसका इन दोनों को जोड़ देना तर्क की दृष्टि से बहुत सरल होगा, लेकिन बम्पर प्रोडक्शन जिससे कि दाम थोड़े सप्रेस हुए। अब छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, 2 वर्ष पहले दालों की कीमत पौने 200 रुपए किलो तक चली गई थी, क्योंकि देश में दालों की पैदावार नहीं होती थी। तो हमने उसमें एक बहुत बड़े पैमाने से एडिशनल प्राइस बोनस वगैरह देना शुरू किया। उससे किसान को लगा कि दाल की खेती करने में मुनाफा है। वो भली दृष्टि से दाल की खेती के अंदर चला गया। उसका असर हुआ कि लास्ट ईयर बम्पर क्रॉप हो गया, उससे दाल का दाम गिर गया। तो इसका असर डिमांड सप्लाई के साथ भी है। मैं नहीं कह रहा कि वो एकमात्र कारण है, वो भी है। इसको हम लोग एक बार इस तर्क को भी एक बार समझ लें। किसानों के मुद्दों पे ही रहें थोड़ा सा। तो ये जो एक बात कही जा रही है कि किसानों की कर्ज माफी होगी तो देश का बैलेंस शीट बिगड़ जाएगा, जो आरबीआई कह रहा है, आपकी इसमें क्या राय क्या है? कर्ज माफी पर किसानों की उनको कहां तक मदद मिली? आरबीआई इकोनॉमी की दृष्टि से बात कर रहा है कि उनको लगता है कि देश में, और मैं जो उनका तर्क समझ पाया हूं कि एक एफआरबीएम टारगेट है कि हर राज्य के पास कितनी फाइनेंशियल स्पेस है या केंद्र के पास कितनी फाइनेंशियल स्पेस है इस प्रकार की योजना लाने के बाद। अगर आप क्योंकि उधार लेकर सरकारें चला रहे हो राज्यों में, तो एक सीमा होती है कितना उधार आप ले सकते हो। अगर आप उस सीमा को पार कर जाते हो और बाजार से अधिक उधार लेना शुरू कर देते हो, तो आरबीआई का तर्क यह है कि आप अपनी राज्य की बैलेंस शीट को बिगाड़ लोगे। और एक अर्थशास्त्री की दृष्टि से वो एक तर्क है जो वो दे रहे हैं, लेकिन राज्यों में उनको एक जमीन की वास्तविकता भी समझनी है, किसान की तकलीफ भी समझनी है, और राजनीति की भी जो वास्तविकता है उसको भी समझना है। नहीं, पर शुरुआत तो उत्तर प्रदेश से हुई, जो ये अभी हाल में जो कर्ज माफी की बात हुई। किसानों की हालत तकलीफ की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब हर राज्य अपनी समझ के साथ योजनाएं ला रहा है उनकी सहायता करने की दृष्टि से, उसमें भी कोई अपने आप में गलत नहीं है। अब किस राज्य में कितनी आर्थिक ताकत है वो मदद करने की, वो राज्य अपने साधनों के आधार पर तय करे। पर इसमें जो, और जिनको आप एंकर बोलते हैं, वो जब ये जोड़कर देखते हैं कि बैंकों का 6 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में जा रहा है, अगर आप देखें तो 12 खाते कुल ऐसे हैं 5,000 करोड़ से ज्यादा वाले जिनमें 2 लाख करोड़ रुपए के बकाया है। उस तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जाता और इस तरफ ध्यान दिया जाता। बिना गंभीरता से अध्ययन किए हुए कोई एंकर अगर ये तर्क देता है तो मैं कहूंगा बिल्कुल गलत देता है। और मैं इसलिए बताऊं, एक गरीब किसान का ऋण माफ कर देना वो एक राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि का विषय है। उसकी तुलना करना बड़े उद्योगों के साथ, एक तो किसी सरकार ने किसी बड़े उद्योग का ऋण 1 रुपया माफ नहीं किया, सरकारों ने किसी ने माफ नहीं किया। कुछ उद्योग उस क्षेत्र में घाटे होने की वजह से बैंकों को वो पैसा लुटा नहीं पा रहे, और इसलिए ये पैसा कब का है? ये पैसा है जो 2008, 2009, 2010 में बैंकों ने इन उद्योगों को दिया था। किसी उद्योग को 1 लाख करोड़ दे दिया, 1,10,000 करोड़ दे दिया, 80,000 करोड़ दे दिया, इस तरह की मात्रा है। और ये जो एनपीए की समस्या है ये 30-40 लोगों तक सीमित है। अब इतना बड़ा पैसा 30-40 लोगों को दे देना, ये मतलब कितना उचित था, मैं इसके अंदर नहीं जा रहा। अब इस समस्या का हल करना हो, ये जिम्मेवारी हमारी बन गई है। हाँ। पाप तो कोई और कर गया था और इसका हल हमें करना है। और जिन्होंने पाप किया वो पूछ रहे हैं, आप बताइए आप इसको कैसे हल करेंगे?
अब उसको हल करने की दृष्टि से जो सबसे सख्त कदम हो सकता है कि इंसॉल्वेंसी लॉ, मतलब अगर आप सरल भाषा हिंदी में मैं कहूं तो पुराने जमाने में सबसे किसी उद्योग की बदनामी होती थी, कहिए कि इसका दिवालिया पिट गया, तो आपने दिवालिये वाला कानून इंसॉल्वेंसी लॉ, उसकी पूरी व्यवस्था बना दी। आरबीआई को अधिकार दे दिया कि तुम सूची बनाओ कि कौन कौन लोग हैं जो नहीं दे पा रहे। आरबीआई ने वो लिस्ट बनाकर बैंकों को दे दी। उनको कहा कि एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में इनके खिलाफ इंसॉल्वेंसी की, दिवालिये की दरखास्त डालो और इनके उद्योगों की नीलामी होगी। कोई जो दूसरा आकर इस ऋण को टेक ओवर करे और उद्योग को टेक ओवर करे और जिन्होंने ये पैसा दबाया उनको बाहर करे। अब आप जैसे एंकर ऐसे उद्योगपतियों की गरीब किसान से तुलना करने लग पड़े तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी इस विषय पर थोड़ी कोचिंग क्लासेस होनी चाहिए। सुझाव के लिए धन्यवाद। मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो आपने बात की पिछली सरकार पर, अब सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि 30 तारीख का वो बहिष्कार करेगी, आप मनमोहन सिंह जी को बुलाने भी गए थे, क्या? मुझे नहीं मालूम वो क्या करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि ये एक ऐसा कदम है जो पूरे देश का है और पूरे देश ने इसमें सहयोग किया है। जैसा मैंने कहा कि अटल जी के टाइम पर एक कमेटी बैठी, फिर चिदम्बरम साहब ने, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, इसकी घोषणा की, प्रणब बाबू ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया, यशवंत सिन्हा स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे जिन्होंने इसमें सुधार सजेस्ट किए। हर एक का थोड़ा थोड़ा योगदान रहा। उसके बाद पार्लियामेंट में हर राजनीतिक दल ने सहयोग किया और कहा कि इसमें हम शामिल हैं। उसके बाद जब जीएसटी काउंसिल में गए, मैं ये भी आपको कहूं कि ये इस देश का सौभाग्य है कि जीएसटी काउंसिल इस देश की पहली फेडरल इंस्टीट्यूशन है और सैकड़ों निर्णय काउंसिल में हुए, सभी निर्णय सर्वसम्मति से हुए और एक भी निर्णय में राजनीतिक आधार पर कोई राज्य नहीं बटा और किसी भी यूपीए वर्सेस एनडीए इस तरह का निर्णय नहीं हुआ। सब ने देश के और राज्य के हित में क्या है, व्यवसाय और व्यापार के हित में क्या है, उस दृष्टि से बातचीत की। आज सब कुछ सामूहिक रूप से करने के बाद, और हमने तो कार्यक्रम का भी सामूहिक रूप ही रखा है जी। और मैंने मनमोहन सिंह जी को, देवेगौड़ा जी दोनों हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको भी आमंत्रित किया, वो भी मंच पे होंगे हमारी योजना के हिसाब से, और ये पूरे देश का है, राष्ट्रपति जी उसमें रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि इसमें कोई राजनीतिक कलर ना दिया जाए। पर इसमें जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं है, जबकि तेल मंत्री बार बार कह रहे हैं कि वो इसमें शामिल है। ऐसा है कि कुछ विषय कठिन विषय थे। केंद्र अपना टैक्स लगाने का अधिकार छोड़ दे, राज्य अपने टैक्स लगाने का अधिकार छोड़ दें और ये दोनों अधिकार एक सामूहिक बॉडी जीएसटी काउंसिल के पास चले जाएं। ये था। अब हर राज्य को जब कहा गया कि अपना अधिकार छोड़ो, तो उन्होंने कहा कि 2-3 विषय ऐसे हैं, जैसे एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और एक पोर्टेबल यानी पीने वाली शराब का, ये 2 अधिकार हम नहीं छोड़ेंगे। और उस वक्त उसके ऊपर हम इंसिस्ट करते तो पूरी डील उसमें टूट जाती। लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट के संबंध में संविधान संशोधन उसकी अनुमति देता है कि उसको कल लाया जा सकता है अगर जीएसटी काउंसिल तय करेगी। और काउंसिल में जो हमने एक मत सर्वसम्मति की एक परंपरा बनाने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि जीएसटी का एक बार अनुभव आरंभ होने दीजिए। साल 2 साल में कभी काउंसिल के पास पुनः एक अपॉर्चुनिटी आएगी उसको जैसे एक तीसरा विषय भी है, रियल एस्टेट। अब दिल्ली प्रशासन ने कहा, दिल्ली की स्थानीय सरकार ने, कि रियल एस्टेट को लाओ। कुछ राज्यों ने विरोध किया। मैं स्वयं रियल एस्टेट को लाने के पक्ष में था, तो मेरा और दिल्ली सरकार का मत एक था, कुछ राज्यों का अलग था। लेकिन यह तय हुआ कि एक बार लागू हो जाए, पहले वर्ष में इसके ऊपर पुनः विचार करेंगे। मुझे लगता है उसी प्रकार से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी विचार करने की गुंजाइश है। जी, रियल एस्टेट पर कहां तक आपको लगता है कि जीएसटी का असर पड़ेगा? हम देख रहे हैं ट्विटर पर इस पर ढेरों सवाल। देखिए, रियल एस्टेट पर बहुत असर पड़ेगा। इस पे जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार है अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने एक पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है और दिल्ली सरकार ने, मनीष सिसोदिया ने उसी के आधार पर
उसी को कोट करते हुए इस पे प्ली दी थी और मैं उसको सही तर्क मानता हूं, क्योंकि इस देश में ब्लैक मनी का एक्सपेंडिचर और ब्लैक मनी का जनरेशन रियल एस्टेट में बड़ी मात्रा में होता है और इसलिए उसको रोकने की दृष्टि से उसको भी इस व्यवस्था में लाने का प्रयास करना चाहिए। मैं इसको सही तर्क मानता हूं। काउंसिल ने इसको ठुकराया नहीं, इनकार नहीं किया, लेकिन इतना कहा कि फर्स्ट ईयर में लागू होने के बाद इस पे हम पुनः विचार करेंगे। एक बात है नौकरी की। 2009, 2010, 2011 करीब 10 लाख नौकरियां हर साल आई। 2015 आपकी सरकार रही, 1,35,000 नौकरियां। आप ये कह रहे हैं कि जीएसटी से नौकरियां बढ़ेंगी। आप लेबर ब्यूरो का आंकड़ा है ये। ऐसा है, आप हिंदुस्तान की इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चर देख लीजिए। इस देश में फॉर्मल सेक्टर जो है उसमें जॉब ग्रोथ एक सीमा तक होती है, लेकिन फॉर्मल सेक्टर के बाहर बहुत बड़ी जॉब ग्रोथ होती है और इसलिए केवल इन आंकड़ों में चले जाएं ये अपने आप में पर्याप्त नहीं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये तर्क क्रिएट करना ये बहुत सरल लगता है। 2014 में उन्होंने कहा कि ये रिफॉर्म्स जो आप कर रहे हो ये इंक्रीमेंटल हैं, बिग बैंग नहीं है। जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, इंसॉल्वेंसी के बाद वो तर्क बिग बैंग और इंक्रीमेंटल का समाप्त कर दिया। उसके बाद कहा कि नहीं नहीं नहीं, रिफॉर्म्स तो हो रहे हैं लेकिन जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा। अब जॉब क्रिएशन इकोनॉमी के बाहर तो नहीं होता, इकोनॉमी के ढांचे में होता है और इसलिए हमारे यहाँ फॉर्मल सेक्टर में जॉब क्रिएशन की एक सीमित मात्रा है और उसका पोटेंशियल भी सीमित है, लेकिन आउटसाइड द फॉर्मल सेक्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसमें बहुत बड़ा है। इस देश में जॉब क्रिएशन का कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं होता। पर ये जो आंकड़ा है कि 2015 में 1,35,000 का होता है, लेकिन इस देश में फॉर्मल सेक्टर के बाहर अधिकतर जॉब्स तो इनफॉर्मल सेक्टर में है। जी, पर आपको ये कितना आपको लगता है, क्योंकि आपके पास 1 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हर साल नौकरी के लिए आ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो एग्रीकल्चर में है और लोग जब एग्रीकल्चर में से बाहर निकलते हैं और इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग उनको अब्जॉर्ब करती है, वो इस देश का पुराना इतिहास है कि पोटेंशियल कम रहा है। इसीलिए हमारा कंसंट्रेशन ये है कि जितना अधिक मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का आप लोग विस्तार करोगे, उसका इकोसिस्टम जितना देश के अंदर बढ़ेगा, उतना जॉब कंजम्पशन, जॉब क्रिएशन, और जिसमें ये लोग एग्रीकल्चर छोड़कर, क्योंकि एग्रीकल्चर में अंडर एम्प्लॉयमेंट है, उसको छोड़कर उस क्षेत्र में आएंगे। आपने बिग बैंग की बात की। आप पत्रकारों को झिड़क देते हैं जब वो कहते हैं कि आप रिफॉर्म नहीं कर रहे। आप कहते हैं कि मुझे चुनाव थोड़ा ही लड़ना है। आप पत्रकारों को कहते हैं कि आप लोगों को चुनाव थोड़ा ही लड़ना है। तो आप क्या कह रहे हैं कि चुनाव आपकी नजर में है, राजनीति नजर में है, उसके हिसाब से आप रिफॉर्म अपने देखिए, आपको मैं बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूं ये सवाल। नहीं, आप ठीक सवाल पूछ रहे हैं। हमें रिफॉर्म भी करना है और चुनाव भी लड़ना है जी। और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि गुड गवर्नेंस को, अच्छी गवर्नेंस को अच्छी राजनीति के साथ ब्लेंड करके चलिए, यह आवश्यकता रहती है। और आज की परिस्थिति में दुनिया में अगर कोई इकोनॉमी है जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं तो वो हिंदुस्तान की है। ये मैं नहीं कह रहा, आप कोई भी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, वो हर एक अपने हिसाब से यही तर्क दे रहा है। दी ओनली इकोनॉमी जहां स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दुनिया में हो रहे हैं। पर ये कह रहे हैं कि गति बहुत ढीली है और बड़े बेमन से हो रहा है, ये एक आलोचना है उसकी। मैंने ये आलोचना सुनी नहीं है, लेकिन ये आलोचना वहां से आए जिन्होंने 10 साल में कोई रिफॉर्म किया ही नहीं। आप 1991 से इतिहास देख लीजिए, 2004 तक इस देश में कई रिफॉर्म हुए और अच्छे हुए, कोई भी सरकार थी। और 2004 के बाद रिफॉर्म प्रोसेस का एक प्रकार से स्टॉपेज हुआ।
2014 में तीव्र गति पर दोबारा से शुरू हुए हैं। मैं आपको 2-3 अगर उदाहरण दूं, ये जीएसटी या डिमोनेटाइजेशन, इससे आगे हटके भी मैंने अभी इंसॉल्वेंसी का आपको प्रोविजन बताया। कभी कल्पना थी कि आप मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में इस हद तक जाओगे कि एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को बदल दोगे अगर वो बैंक्स का और पब्लिक फाइनेंस नहीं देता? इसके लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए थी। आप मुझे बताइए कि पिछले 3 साल में जो व्यवस्थाएं बनाई कि अब नीलामी के अलावा, पब्लिक ऑक्शन मार्केट मैकेनिज्म के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, उससे पॉलिटिकल करप्शन पे कितना असर पड़ा जी। और अब जो मैंने बजट में अनाउंस किया, जिसके संबंध में हम निर्णय लेने वाले हैं जी, कि जो ये पब्लिक पॉलिटिकल फंडिंग सारी काले धन से इस देश में होती थी बहुत बड़ी मात्रा तक जी, उसको रोकने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की व्यवस्था लानी, ताकि कम से कम लेजिटिमेट मनी तो आनी शुरू हो। अब किसी को अगर ये कोई रिफॉर्म नहीं लगता तो मुझे लगता है वो सिर्फ इकोनॉमिस्ट मैगजीन पढ़ता है। ये मैं आपसे संक्षेप में मैं आपका जवाब चाहूंगा। क्या एयर इंडिया को बेचने पर कोई सोच रही है सरकार? क्योंकि ये तो पहले भी सरकार ने घोषणा की है कि एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो, सिविल एविएशन मंत्रालय इसके ऊपर काम कर रहा है और इसके पीछे बड़ा स्पष्ट कारण है। मुझे कुछ दिन पहले पूछा गया था तो मैंने जो उत्तर दिया था मैं उसी को रिपीट कर दूं। आज इस देश के अंदर जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसमें एविएशन सेक्टर एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। आपके एयरपोर्ट्स अगर आप देखिए, दुनिया के बड़े से बड़े एयरपोर्ट्स के साथ कंपेरेबल हो चुके हैं, उनसे बेहतर हैं। आपकी डोमेस्टिक एयरलाइंस मल्टीपल चॉइसेस हो गई हैं जी, एक एक छोटे छोटे शहर तक जाने लग पड़ी हैं और कंपटीशन से रेट्स के ऊपर भी असर पड़ा है। अब जो ये रीजनल कनेक्टिविटी की व्यवस्था आई है कि 35-40 और एयरपोर्ट कर दिए जाए कि एक देश के अंदर 100-125 एयरपोर्ट हो जहां फ्लाइट से आप जा सकते हैं और फ्लाइट का भाड़ा आपकी रेलवे टिकट के साथ कंपेरेबल हो जाए, ये इस देश के एविएशन सेक्टर की सक्सेस स्टोरी है। आज देश के भीतर 86% लोग, 86% लोग जो सफर कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस पे कर रहे हैं जी। हम एक सरकार की मलकियत की एयरलाइन चलाएं, उसमें 55,000 करोड़ का सरकार ने पैसा दिया हुआ हो, मतलब उस 55,000 करोड़ से हम अस्पताल चलाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाएं, एम्स खोलें, यहां फिर उस 55,000 करोड़ से एक घाटे में चलने वाली एयरलाइन चलाएं। तो क्या ये और इसी हफ्ते हो जाएगा ये सौदा? नहीं, मैं हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूं। किसी मेरा सिंपल तर्क था कि अगर 86% पैसेंजर प्राइवेट एयरलाइन में चढ़ सकता है तो 100% भी चढ़ सकता है। तो इसलिए सरकार इस मतलब टैक्स पेयर का पैसा केवल जहाज चलाने में खर्च करती रहे, ये कहां तक उचित है, देश को इसका निर्णय लेना है। और सिविल एविएशन मंत्रालय ने अब तय किया कि वो प्राइवेटाइजेशन का एक प्रयास करेंगे, पहले भी किया था उन्होंने, और अगर उनका प्रयास सफल होता है तो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक सवाल, एक जो बार बात आ रही है, मैंने सवाल भी पूछा डिमोनेटाइजेशन पर, इससे एक जुड़ा हुआ सवाल है जो जिसका उत्तर मिल ही नहीं रहा है कि आखिर पैसा कितना लौटा आरबीआई के पास, वो आंकड़ा क्यों नहीं आ रहा? आंकड़ा इसलिए नहीं आ रहा, आप समझ लीजिए जी जी, कि रिजर्व बैंक पहले एस्टिमेशंस आपको दे देता था, अब रिजर्व बैंक को एक एक रुपया काउंट करना है। उन्होंने बीसीओ मशीन्स, सैकड़ों मशीन्स और एक पूरी व्यवस्था उसमें बनाई हुई है, वो उसको काउंट कर रहे हैं। उसमें जो काउंटरफेट करेंसी आती है, एक एक नोट को चेक कर रहे हैं, और अब जो वो फिगर देंगे आपको टू द नियरेस्ट रुपी उनको एक्यूरेट फिगर देना है। ये एक्सरसाइज रिजर्व बैंक कर रहा है, सरकार नहीं करती। और रिजर्व बैंक के लिए वो एक लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज है। आपको कितने 15-16 लाख करोड़ रुपए के नोट्स काउंट करने पड़ेंगे, वो मशीन से काउंट होता है, काउंटरफेट उसमें से अलग होता है, और उसका एक्यूरेट फिगर जिस दिन उनके पास तैयार होगा वो सार्वजनिक दे देंगे। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है इसको इंफॉर्मेशन को रोक के रखने में। और जी, हमारे पास समय इतना ही है। आखिर में अगर आप कहना चाहें कि किस तरह की चुनौतियां आपको दिखाई देती हैं जीएसटी के लागू होने में, सावधानियां जो बरतनी चाहिए? मुझे जो इसमें ये एक अच्छी व्यवस्था बन सकती है, सफल व्यवस्था बन सकती है, इसमें कुछ
उद्योगों की अपनी उम्मीद रहती है कि भाई हमारे बारे में एक बार पुनः विचार किया जाए। अनुभव के आधार पर काउंसिल, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक बॉडी है, वो निश्चित रूप से खुले मन से काम करती है। जनहित चुने हुए प्रतिनिधियों का एक एजेंडा रहता है। आरंभ में थोड़ी सी कठिनाई लोगों को आ सकती है, क्योंकि किसी भी चेंज ओवर में आप स्कूल भी बदलिए, एक स्कूल से दूसरे स्कूल पढ़ाई में भी जाइए तो एक परिवर्तन आता है, तो इसलिए कठिनाई आपको आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सेटल डाउन कर जाएगा और ये अच्छे तरीके से देश के हित में होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली जो कह रहे हैं कि नई व्यवस्था लागू होगी और उसकी जो अड़चनें नई व्यवस्था के साथ होती हैं वो जरूर इसमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सेटल डाउन कर जाएगा। कुल मिलाकर उम्मीद से हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जेटली जी, आपका अपना वक्त निकालने के लिए। 2 मिनट में और आपके चाहूंगी मंच पर, और गुजारिश करना चाहूंगी मिलिंद खांडेकर जी से, मैनेजिंग एडिटर एबीपी न्यूज, की मंच पर आकर के अरुण जेटली जी को टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दें। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।